अंडरस्टैंडिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सर, ये जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, इसका स्टेटमेंट बहुत ही इजी है। यानी फिजिक्स में सबसे इजी जो स्टेटमेंट है इस लॉ का है, लेकिन इसका जो भी मीनिंग होता है वो हर एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, क्या वो एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट होते हैं क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ के बहुत सारे एग्जांपल्स हम इस वीडियो में कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम जो सिंपल स्टेटमेंट था उसको यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत ही सिंपल और छोटा सा स्टेटमेंट है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं जो हमेशा हम एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम बोट से जब उतरते हैं, ओके, तो उतरने के लिए हमें कुछ एक्शन करना पड़ेगा। हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मान के चलिए ये जो भी पर्सन यहाँ पे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है बाय सम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस बोट। तो वो जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इस बोट के ऊपर रिएक्शन प्रोड्यूस होगा उस व्यक्ति के द्वारा। तो वो जो भी रिएक्शन प्रोड्यूस होगा इट शुड बी 10 न्यूटन। यानी 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई करके वो व्यक्ति सामने जाता है, तो उस बोर्ड के ऊपर एक रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उसका भी जो भी मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन ही है। तो यहाँ पे इक्वल जो भी कहा गया है इट इज इन अ मैग्नीट्यूड सेंस। यानी आगे के डायरेक्शन में अगर आप 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बोर्ड के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई होना चाहिए। सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन दोनों का जो भी डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। देखिए एक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है सर, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, और रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। सो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन। अब और डिटेल में समझने के लिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन अ बॉडी exerts a force on any other body। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, द सेकंड बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट। तो सेकंड बॉडी जो भी है ना वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फर्स्ट बॉडी के ऊपर क्रिएट करेगा। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, और अक्सर स्टूडेंट जो भी है ना सर यहीं पे कंफ्यूज होता है। ओके, उस कंफ्यूजन को हम यहाँ पे दूर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक बुक जो भी है एक टेबल के ऊपर रख दिया हमने। अब सर बुक है तो उस बुक का कुछ मास होगा। मान के चलिए कि उस बुक का मास हम कंसिडर करते हैं m। ओके, अब उस मास की वजह से अर्थ क्या करेगा सर, उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करेगा। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम वेट कहते हैं। तो इस बुक का जो भी वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दैट वेट इट इज इक्वल्स टू m इंटू जी। तो ये जो भी वेट एक्ट हो रहा है इट इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर अब अर्थ जो भी है उस बुक के ऊपर एक फोर्स क्रिएट कर रहा है। ओके, तो उसके वेट के कारण, उस बुक के वेट के कारण वो बुक नीचे आना चाहता है, लेकिन वो बुक कहां पे रखा है सर, हमने टेबल के सरफेस के ऊपर। अब यहां पे क्या हो रहा है, टेबल का जो भी सरफेस है इस बुक के ऊपर नॉर्मल क्रिएट करेगा। ओके, तो इसके वेट के कारण ये नीचे जाना चाहता है, तो ये बुक इस टेबल के ऊपर एक फोर्स क्रिएट कर रहा है जिसको हम कहेंगे एक्शन, और वो फोर्स जो भी है उसके वेट है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ड्यू टू दैट वेट वो बुक नीचे आना चाहता है, लेकिन टेबल का जो भी सरफेस है उसको नीचे नहीं आने दे रहा है।
तो टेबल का सरफेस उस बुक के ऊपर क्या क्रिएट कर रहा है सर, नॉर्मल क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई है, फर्स्ट वन इज अ वेट, सेकंड वन इज अ नॉर्मल। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम इस बुक को कंसिडर करते हैं, तो बुक उसके वेट के कारण नीचे जाना चाहता है, मीन्स वो बुक इस टेबल के ऊपर इतना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। ओके, तो टेबल सेकंड बॉडी हो गया, तो फर्स्ट बॉडी के ऊपर नॉर्मल क्रिएट कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस इज अ एक्शन, दिस वन इज अ रिएक्शन। तो यहां पे हमें एक्शन और रिएक्शन को देखने को मिल गया है। ओके सर, एक्शन किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, टेबल के ऊपर, रिएक्शन किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, उस बुक के ऊपर। अब थोड़ा कंफ्यूजन और बढ़ा देता हूं मैं। सर अभी फिलहाल आपको यहाँ पे बुक के ऊपर टोटल कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, अगर हम इसका वेट 1 kg कंसिडर करते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे जो भी वेट एक्ट होगा इट्स अ 10 न्यूटन एक्ट होगा, 1 इंटू 10 10 न्यूटन एक्ट होगा। ओके, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो बुक है इस टेबल के ऊपर 10 न्यूटन इतना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, 10 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज अ एक्शन। ओके, अब वो टेबल सरफेस उस बुक के ऊपर कितना नॉर्मल क्रिएट करेगा सर, 100%। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ इक्वल रहेगा, और डायरेक्शन क्या रहेगा सर, अपोजिट रहेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ओके, अब कंफ्यूजन बढ़ाने वाला जो स्टेटमेंट था अब चालू होता है। अब इस बुक के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है सर, इस बुक के ऊपर नॉर्मल एक्ट हो रहा है। ओके, नॉर्मल कौन क्रिएट कर रहा है सर, टेबल का सरफेस। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ हमने देखा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर उस बुक का मास है क्या, यस सर है, 1 kg लिया हमने यहाँ पे। क्या सर उस बुक के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, यस सर, टेबल उस बुक के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। कितना फोर्स एक्ट कर रहा है सर, 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है। तो उस बुक का एक्सेलरेशन होना चाहिए सर, उस बुक का एक्सेलरेशन होना चाहिए क्या सर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर मास है, फोर्स एक्ट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। लेकिन सर हमें वो बुक तो रेस्ट पे दिख रहा है। ओके, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे उस बुक के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक्शन रिएक्शन तो हमने दिखा दिया, उस बुक के ऊपर नॉर्मल तो क्रिएट कर रहा है। सर ये जो भी स्टेटमेंट है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन के दो पेयर फॉर्म हो रहे हैं। ओके, उस बुक के ऊपर दो पेयर फॉर्म हो रहे हैं। दो पेयर कौन से, तो एक हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, उस बुक के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, उस बुक के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा सर, इट शुड बी इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस बुक के ऊपर कौन एग्जर्ट कर रहा है, अर्थ का सरफेस। अर्थ का जो भी सरफेस है, या अर्थ जो भी है, नॉट अर्थ सरफेस, अर्थ जो भी है, अर्थ इस बुक के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। ओके, सो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। कि जो भी फोर्स है ना सर, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस ये बुक नीचे आना चाहता है, तो अब उसी फोर्स के कारण इस टेबल के ऊपर वो इतना वेट एग्जर्ट कर रहा है। ओके, सिर्फ अगर मैं बुक की बात करता हूं, तो बुक के ऊपर दो यहाँ पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन इज अ नॉर्मल। अब ये नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों का जो भी मैग्नीट्यूड है सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जो भी है अपोजिट है। तो यहां पे इसका नेट फोर्स इसके ऊपर कितना एक्ट होगा सर, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उतना ही नॉर्मल क्रिएट हो रहा है। तो ये दोनों मिलके नेट फोर्स की वैल्यू जो भी होगा, नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये बुक
इस टेबल के ऊपर इतना फोर्स क्रिएट कर रहा है जो कि हमने 10 न्यूटन लिया था, जो कि येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने ये जो भी फोर्स दिखा है एफ सफिक्स जी, दिस इज अ force due to gravity on the book, and this force is a force exerted by the book on the table। यानी ये जो भी येलो कलर से वेट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इट इज ड्यू टू, इट इज अ फोर्स ड्यू टू बुक ऑन टेबल। वो येलो कलर वाला किसके ऊपर एक्ट हो रहा है? टेबल के ऊपर एक्ट हो रहा है। ओके, और ये वाला किसके ऊपर एक्ट हो रहा है? बुक के ऊपर एक्ट हो रहा है। अब सिर्फ अगर मैं बुक की सिर्फ बात करता हूं, सिर्फ बुक की, तो बुक के ऊपर यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। दिस वन इज अ एफ जी, दिस वन इज अ नॉर्मल फोर्स। सो उसकी वजह से नेट फोर्स जीरो एक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो रेस्ट पे रहेगा क्योंकि ऑलरेडी रेस्ट पे था। ओके, तो यहाँ पे ये और ए, यानी यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो दिस वन एंड दिस वन मेक्स एक्शन एंड रिएक्शन। और ये जो भी है सेकंड, इसके ऊपर ये जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बुक, एंड बुक अर्थ के ऊपर भी एक फोर्स क्रिएट करेगा, एक फोर्स क्रिएट करेगा। सो ये जो भी पेयर बन रहा है अभी, दिस इज अ एक्शन एंड रिएक्शन। दिस इज द सेकंड पेयर, दिस वन इज द फर्स्ट पेयर। ऐसे दो पेयर वहां पे एक्शन और रिएक्शन क्या आ रहा है। ओके, तो यहां पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, व्हेन अ बॉडी exert a force on any other body, okay, ध्यान से सुनिएगा, when a body exerts a force on any other body, the second body also exert equal and opposite forces on the first। तो यहाँ पे दो पेयर एक्शन और रिएक्शन के बन रहे हैं। बुक टेबल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो टेबल उसके ऊपर नॉर्मल क्रिएट कर रहा है। ये दोनों फोर्सेस अपोजिट बॉडी पे लग रहे हैं, यानी दोनों दूसरे दूसरे बॉडी पे लग रहे हैं। ओके, ये फर्स्ट पेयर होगा। उसी तरह अर्थ सरफेस जो भी है उस बुक के ऊपर एक फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो इसका रिएक्शन ये प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये दोनों अलग अलग बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। ओके, और ये दोनों भी अलग अलग बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। सो फर्स्ट पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन किस किस में सर? बुक और टेबल में। सेकंड पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन किस किस में सर? अर्थ और बुक में। तो बुक के ऊपर टोटल कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? दो। ओके, बुक के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? दो। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है नॉर्मल बाय द टेबल। तो नेट फोर्स उसका जीरो हो रहा है, इसलिए वो स्टेबल है। ओके, रेस्ट पोजीशन पे है। अब यहां पे हम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। फोर्सेस इज फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर, जो कि हमने अभी बात किया था कि जब भी जो भी फोर्सेस होते हैं सर, वो सिंगल फोर्स कभी हो ही नहीं सकता। अगर एक्शन हो रहा है तो 100% रिएक्शन होगा ही होगा। फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स। अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल। सिंगल आइसोलेटेड फोर्स पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट वन, एनी एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स also experience a force of equal magnitude but in opposite direction। अब यहां पे एजेंट की बात करते हैं हम बुक की, तो बुक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो बुक फोर्स एक्सपीरियंस भी कर रहा है। बुक किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है सर? टेबल के ऊपर, और टेबल उसके ऊपर नॉर्मल क्रिएट कर रहा है। वो यहाँ पे स्टेटमेंट है, एनी एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि हमें वहां पे दिख रहा है। द फोर्स अप्लाइड बाय द एजेंट इज कॉल्ड एक्शन। जो कंफ्यूजन बच्चों को होता है, अब सर यहाँ पे फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? तो बुक टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहा है। ओके, बुक टेबल के ऊपर क्यों अप्लाई कर रहा है सर? क्योंकि उसके वेट के कारण, और वो जो वेट है वो ग्रेविटी के कारण उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सिर्फ अगर हम बुक और टेबल की बात करते हैं, तो बुक ये जो भी टेबल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको हम कहेंगे एक्शन, और टेबल उस बुक के ऊपर जो भी कर रहा है उसको हम कहेंगे रिएक्शन, एंड द काउंटर फोर्स experienced by it is called reaction। okay, next one, action and reaction never act on same body। कभी भी
याद रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी के ऊपर कभी एक्ट नहीं होंगे। ओके, जैसे कि हमने देखा था। सो फर्स्ट पेयर में एक्शन कौन कर रहा है सर? बुक। रिएक्शन किसके द्वारा हो रहा है? टेबल के द्वारा। सेकंड पेयर में ओके, एक्शन किसके वजह से हो रहा है? अर्थ की वजह से। मान सकते हैं अर्थ की वजह से उस बुक के ऊपर एक्शन हो रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, और वो भी इसके ऊपर रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। वो बुक इस अर्थ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, लेकिन अर्थ का मास बहुत 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 ज्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन हमें नहीं देखेगा, इट्स अ नेग्लिजिबल। अब अगर बुक इस साइड है तो अर्थ के दूसरे साइड भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे नेट जो भी फोर्स एक्ट होता है, टोटल नेट फोर्स ऑन दिस अर्थ ड्यू टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, इट ऑलवेज बिकम अ जीरो होगा। ओके, लेकिन सिर्फ मैं बुक और अर्थ के बारे में बात करता हूं, सिर्फ दोनों ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक बुक है और अर्थ सरफेस अर्थ है, तो डेफिनेटली अर्थ का भी एक्सेलरेशन होना ही चाहिए, भले ही वो कितना भी जो माइन्यूट हो। ओके, नेग्लिजिबल रहेगा वो, नो डाउट, लेकिन उसका एक्सेलरेशन होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये इसके ऊपर फोर्स इंपैक्ट करेगा और ये कुछ नहीं करेगा उसके ऊपर। तो इसका मास इतना ज्यादा है कि इसका एक्सेलरेशन जो भी प्रोड्यूस होगा, इट्स अ नेग्लिजिबल। ओके, सो ये था एक्शन रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जब हम चलते हैं, ओके, क्या खुद के फोर्स के कारण, खुद हम बॉडी में से जो भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, एनर्जी, ओके, तो क्या उस इंटरनल फोर्स की वजह से हम चल पा रहे हैं? द आंसर इज दैट नो। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वाइल वॉकिंग अ पर्सन प्रेसेस द ग्राउंड, ओके, वो प्रेस करता है ग्राउंड को इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जो कि एक्शन है, बाय हिज फीट। द ग्राउंड pushes the person in forward direction with an equal force reaction। ओके, तो अगर हम जब चल रहे हैं ना, हम ग्राउंड सरफेस के ऊपर एक प्रेस करके बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो भी ग्राउंड सरफेस है हमारे ऊपर रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा लाइक दिस वन। सो ये पर्सन चल नहीं रहा है, ये दौड़ रहा है। ओके, सो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। सो जब भी हमें आगे जाना होता है, ओके, ड्यूरिंग वॉक ड्यूरिंग रन, हमें आगे जाना होता है, हम क्या करते हैं, अपने फीट से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करते हैं ग्राउंड सरफेस के ऊपर। तो ग्राउंड सरफेस क्या करेगा सर? एक रिएक्शन क्रिएट करेगा। वो जो भी रिएक्शन क्रिएट कर रहा है, हम फोर्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं ना सर, वो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, एग्जैक्टली पीछे नहीं अप्लाई करते, हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, थोड़ा वर्टिकली, सॉरी, इस डायरेक्शन में, विच मेक सम एंगल विथ वर्टिकल। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। ओके, अब उस रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स यहां पे बनते हैं। जो रिएक्शन ग्राउंड सरफेस हमारे पैरों के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, जो रिएक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक्शन हम कर रहे हैं। ओके, तो एक्शन बाय प्रेसिंग द ग्राउंड, हम उसके ऊपर कर रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड हमें क्या करेगा? रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। जो जो भी रिएक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे यस सर यहाँ पे। सो फर्स्ट कंपोनेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड सेकंड कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो भी है वो हमें बैलेंस कर रहा है, ओके, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो भी है वो हमें आगे जाने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो आर कॉस थीटा यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ही हम इजीली वॉक कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। ओके, while walking a person presses the ground in the backward direction, जिसको हम कहेंगे एक्शन by his feet, the ground pushes the person in forward direction with an equal force, जिसको हम कहेंगे रिएक्शन। द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो कि हमने बात किया अभी, मेक्स द पर्सन मूव फॉरवर्ड। तो उसी हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट की वजह से, रिएक्शन के, ओके, हम इजीली वॉक या रन कर सकते हैं ग्राउंड सरफेस के ऊपर। ओके, अगर सर इमेजिन कीजिए ये रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता तो क्या होता है?
रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता तो क्या होता है? क्या हम इजीली वॉक कर सकते थे? वॉकिंग पॉसिबल ही नहीं होता है। ओके, एक एग्जांपल मैं और लूंगा आगे जाके। नेक्स्ट वन, सेकंड, जो स्विमिंग पॉसिबल है ना, स्विमिंग इज पॉसिबल ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि हमारे हाथों से हम पानी में बैकवर्ड एक्शन एक फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो भी वाटर है उस स्विमिंग टैंक का, तो वो हमारे ऊपर रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, और उसी रिएक्शन के कारण हम आगे जाते हैं। ओके, स्विमिंग इज पॉसिबल ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट वन, व्हेन अ गन इज फायर्ड, ओके, द बुलेट गोज फॉरवर्ड, जिसको हम कहेंगे एक्शन, देन गन रिकॉइल बैकवर्ड। हमने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा। ओके, तो यहां पे भी थर्ड लॉ काम कर रहा है। रिबाउंडिंग द रबर बॉल टेक्स प्लेस ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो रिबाउंडिंग बॉल जो भी होता है, रिबाउंस बॉल, ओके, तो वो वापस क्यों आ रहा है? ड्यू टू द एक्शन रिएक्शन आ रहा है। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट, जो कि हमने अभी बात किया था इस केस में, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड और आइस। क्यों सर? क्योंकि सैंड की वजह से या आइस की वजह से हमें प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलता है, प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलता है। ओके, क्योंकि यहां पे स्लिप होता है हमारा पैर, और सैंड की वजह से जो भी प्रॉपर फोर्स अप्लाई होना चाहिए वो प्रॉपर फोर्स अप्लाई नहीं होता, तो रिएक्शन भी उतना नहीं मिलता है। तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है जब हम सैंड के ऊपर या आइस के ऊपर चलते हैं उस वक्त, एज कम्पेयर टू नॉर्मल ग्राउंड। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूं कि, और एक है, ड्राइविंग अ नेल इनटू अ वुडन ब्लॉक विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक इज डिफिकल्ट। अगर आप कोई खीला ठोक रहे हो किसी वुडन ब्लॉक में, अगर आपने सीधा सीधा खीला पकड़ लिया और वो अनबॉन्डेड है ब्लॉक जो भी है, ओके, तो जब आप खीला ठोकते हैं या नेल ठोकते हैं तो उस वक्त आपको ब्लॉक को पकड़ना ही होगा। अगर नहीं पकड़ते तो वो सीधा चला जाता है। सो इट इज डिफिकल्ट। ओके, सो दीज आर अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो उम्मीद करता हूं कि एक्शन रिएक्शन ये एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं होते, ये दो डिफरेंट बॉडी के ऊपर एक्ट होते हैं। ओके, और साथ ही साथ जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वहां पे रिएक्शन 100% होगा ही होगा, क्योंकि आइसोलेटेड फोर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये था डिस्कशन अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको डेली टेस्ट देना है, जो भी टॉपिक हमारा यूट्यूब में चल रहा है, अगर आपको उस टॉपिक के रिलेटेड डेली टेस्ट देना है तो टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। उन दोनों के ऊपर, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, हम डेली टेस्ट वहां पे अपलोड करते हैं। तो आपको सिर्फ टेस्ट देना है। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो वहां पे 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट जनरेट होगा। आप इमीडिएटली सॉल्व करके आपका स्कोर देख सकते हो। एक बार टेस्ट सबमिट करने के बाद वहां पे आपको स्कोर भी डिस्प्ले होगा, और साथ ही साथ कहाँ गलती हो रही है आपकी, ओके, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी वहां पे आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।